अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान अली। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होती है, साइंस का लफ्ज़ कहाँ से निकला है, ओल्ड साइंस के जो फादर हैं वो कौन है, मॉडर्न साइंस के फादर हैं वो कौन है, साइंस की डिवीजन्स के बारे में हमने पढ़ा कि मेजर डिवीजन्स कौन कौन सी थी। आज हम पढ़ेंगे साइंस की आगे जो शाखें बनाई गई, साइंस में सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, तो वो कहाँ से आए हैं। बेसिकली साइंस था इल्म, साइंस का मतलब है इल्म। तो इल्म वक्त के साथ साथ इंसान का बढ़ता गया, जैसे जैसे इल्म में इजाफा होता गया तो इतना ज्यादा इल्म उसको समझना टफ हो जाता है, उसको सेव करना टफ हो जाता है। तो उसको समझने के लिए हमने उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बना दी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, ये मेजर डिवीजन है साइंस की। ठीक है, हमारा मेजर सब्जेक्ट है बायोलॉजी। ठीक है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूंगा। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, विदाउट बायोलॉजी साइंस इज इनकम्प्लीट, टोटली इनकम्प्लीट। ठीक है, बायोलॉजी का वर्ड जो है, बायो मीन होता है लाइफ। बायोलॉजी का वर्ड बेसिकली टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। ठीक है, बायोस मीन होता है लाइफ, लोगोस मीन होता है सोचना, वजह तलाश करना, सोचो तो फक्कर, मेडिटेशन वगैरह भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जिंदगी के बारे में सोचना, व्हाट इज लाइफ, हाउ इट्स एग्जिस्ट, ये कैसे बनी है, ये कहां से आई है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये थी बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का इल्म भी वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। ठीक है, बायोलॉजी के इल्म को समझने के लिए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर देते हैं कि पहला ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है। जैसे हमने साइंस के इल्म को समझने के लिए ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह हमने बायोलॉजी के इल्म को याद रखने के लिए, समझने के लिए, अपने फायदे के लिए उसकी क्लासिफिकेशन कर दी, मुख्तलिफ डिवीजन्स बना दी। तो बायोलॉजी में मेजर 3 डिवीजन्स हैं। पहली है जूलॉजी, दूसरी है बॉटनी एंड तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी जैसे आप वर्ड यूज करते हैं जू, जू मीन चिड़ियाघर, तो जू में क्या होता है, जानवर होते हैं। तो जूलॉजी की जो डिवीजन है उसमें हम क्या परफॉर्म करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं कि स्टडी ऑफ एनिमल्स ऑफ होल वर्ल्ड। ठीक है, एनिमल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी। बॉटनी होता है पौधों की, स्टडी ऑफ ऑल प्लांट्स, देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शंस। ठीक है, वो क्या है, बॉटनी। उसके बाद थर्ड हमारी जो कैटेगरी आ जाती है वो माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन होता है बहुत छोटा। ठीक है, माइक्रो ऐसे, माइक्रो मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे छोटे जानवर होते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आ सकते, इनको माइक्रोस्कोप के जरिए या लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इनको देखते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, जितने भी इस दुनिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए वो एक अपनी कैटेगरी बना दी, एक डिवीजन बना दी बायोलॉजी की। हैं तो ये भी ऑर्गेनिजम्स, तो इनकी डिवीजन बना दी कि ये सारी डिवीजन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को, इनके सारे स्ट्रक्चर्स को समझना, इनको स्टडी करना माइक्रो बायोलॉजी हो गया। ये थी मेजर डिवीजन्स। अब डिवीजन्स में चंद मजीद छोटी छोटी शाखें आ जाती हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हम डिफाइन करेंगे तो ये काफी ज्यादा होती है। यहाँ पर चंद एक जो मेजर है उनको हम डिफाइन करेंगे। मॉर्फोलॉजी पहले आ जाती है। किसी भी जानदार को समझने के लिए पहले उसकी मॉर्फ, जैसे कि वर्ड से आप समझ सकते हैं, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, उसकी शक्ल सूरत। तो मॉर्फोलॉजी किसी भी जानदार की शक्ल सूरत, बनावट की जो है ना स्टडी करना। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी क्या है, किसी भी जानदार की बनावट, उसकी फॉर्म, उसके स्ट्रक्चर को समझना, मॉर्फोलॉजी। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि उसके अंदरूनी साख्तें जो हैं, इनर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसको समझना, वो है एनाटॉमी। तो हमारे पहले 2 स्टेप ही ये हैं कि जो है बायोलॉजी में किसी चीज को स्टडी करें तो मॉर्फोलॉजी, उसके बाद एनाटॉमी आ जाता है। फिर थर्ड हमारी जो ब्रांच आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली क्या है कि जानदारों के टिश्यूज हैं। हमने एटॉमिक लेवल्स पढ़ेंगे आगे मजीद लेक्चर्स में कि जानदार कैसे मिलकर बने हुए हैं, किन चीजों, हमारे जो सब यूनिट्स हैं वो क्या क्या हैं। उनमें एक सब यूनिट टिश्यूज भी आते हैं। तो टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना हिस्टोलॉजी है। स्टडी ऑफ टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उसके बाद आ जाता है सेल बायोलॉजी। द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल जो है, जैसे एक मकान, एक घर जो है वो ईंटों से मिलकर बनता है, ऐसे ही इंसान, जानदार, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं। कह लेंगे छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनते हैं, वो है सेल्स। तो उस सेल को स्टडी करना, स्टडी ऑफ सेल, सेल फंक्शंस, सेल स्ट्रक्चर्स, सेल ऑर्गेनेलिज, वो क्या है, सेल बायोलॉजी। और इसके अंदर सेल की डिवीजन को भी हम पढ़ते हैं कि कैसे एक सेल डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद एक सेल से सैकड़ों, करोड़ों, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर उसके बाद हमारी अगली ब्रांच आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है कि जानदारों के अंदर होने वाले फंक्शंस, जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको स्टडी करना क्या है, फिजियोलॉजी। उसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली क्या है, जीन्स। हमारी जो विरासत, जिसको हम वर्ड में यूज करते हैं विरासत,
जानदारों की खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होती है, तो वो किन के जरिए होती है? जीन्स के जरिए। तो जीन्स को स्टडी करना क्या है? जेनेटिक्स। और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो खसूसियात मुंतकिल करने का करदार है उसको भी स्टडी करना क्या है? जेनेटिक्स। फिर आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो जैसे स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो एक एम्ब्रियो क्रिएट होता है। उस सिंगल एम्ब्रियो से लेकर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म जो बनता है, उस ऑर्गेनिजम्स तक की सारी स्टडी के वो कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे वो बढ़ रहा है, उसको स्टडी करना वो क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद आ जाता है टेक्सोनोमी। अब इस पूरी दुनिया में जानदारों की बहुत ज्यादा वैरायटी है, करोड़ों किस्म के जानवर हैं, करोड़ों किस्म के मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बर्ड्स हैं, मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं, मिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब उन सबको समझे कैसे हम? जिस तरह साइंस को हमने कैटेगराइज कर दिया, बायोलॉजी को कैटेगराइज कर दिया, ऐसे ही हमने बायोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ लाइफ को भी कैटेगराइज कर दिया कि ये बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स की है, ये बर्ड्स की है, ये इंसेक्ट्स की है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है। तो ऑर्गेनिजम्स को उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज की बुनियाद पर सेपरेट कर देना, क्लासिफाई कर देना ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में जो है वो उनको डिफरेंशिएट कर देना, वो क्या है? टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इस बायोलॉजी की ब्रांच में हम जानदारों की मुख्तलिफ डिवीजन्स बनाते हैं, सब ग्रुप्स एंड ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर वास्ट वैरायटी बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैलियोंटोलॉजी। अब इस दुनिया में इस वक्त जो भी मौजूद बायोडाइवर्सिटी है उसको तो हम स्टडी कर रहे हैं और मजीद करते रहेंगे और ये खत्म नहीं होने वाली। हम आज तक ट्रिलियंस ऑफ पौधों, ट्रिलियंस ऑफ जानवरों के बारे में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इस कायनात, इस जमीन, इस अर्थ पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी का ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, अब लेकिन इस अर्थ के नीचे हम जो है बहुत ज्यादा फ्यूल्स हासिल कर रहे हैं जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। तो ये कहां से आए हैं? तो पैलियोंटोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो जमीन के नीचे करोड़ों अरबों साल पहले मर गए थे, जैसे कि डायनासोर, ऐसे बहुत सारे पौधे भी हैं जो करोड़ों साल पहले जमीन के नीचे दब गए थे, मर गए थे, उनको भी स्टडी किया जाता है, वो है पैलियोंटोलॉजी। इससे हमें किस चीज में मदद मिलती है कि जमीन पर इंसानों के आने से पहले कौन सी मखलूकात आबाद थी, वो क्या करती थी, उनसे हमें बड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल होती है। फिर इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं, पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी में पौधों के जो रिमेन्स हैं, ओल्ड रिमेन्स लाइक फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स को स्टडी किया जाता है। पैलियोजोलॉजी में फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स को स्टडी किया जाता है। इसके बाद हमारी कैटेगरी आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंट के हवाले से। ठीक है, इंसान, जानवर इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि बायोटिक फैक्टर सिर्फ इन्वायरमेंट में रहे। दो फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट में, वो होता है एक बायोटिक फैक्टर्स, एक होते हैं ए बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स सारे जानदार हैं, जैसे इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े। ए बायोटिक फैक्टर्स गैर जानदार अज्जा हैं माहौल के, उनमें हवा, मिट्टी, पानी आ जाता है। तो कभी भी इंसान बायोटिक फैक्टर्स के साथ साथ, बायोटिक फैक्टर्स कभी भी ए बायोटिक फैक्टर्स के बगैर रह ही नहीं सकते। अगर हवा ना होगी तो इंसान और जानदार जिंदा ही रह सकते, पानी नहीं होगा तो ये जिंदा रह सकते। तो ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शंस बिटवीन देयर एनवायरनमेंट, उसको स्टडी करना एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। ठीक है, एनवायरनमेंट और इंसानी जिंदगी के, इंसानी एक्टिविटीज के एनवायरनमेंट के ऊपर जो असरात मुरतब हो रहे हैं, एनवायरनमेंट के जो ह्यूमन एक्टिविटीज पे असरात मुरतब हो रहे हैं, उन सबको स्टडी करना एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। इसके बाद आ जाता है सोशियो बायोलॉजी। दुनिया में जितने भी जानदार हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, वो आपस में कुछ ना कुछ अपना कनेक्शन कायम करते हैं, सोशल बिहेवियर कायम करते हैं। ठीक है, बिकॉज अकेला तो कोई भी जिंदगी नहीं गुजार सकता कभी भी। ठीक है, तो जानदारों के सोशल बिहेवियर के, वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शंस करते हैं, कैसे मेलजोल रखते हैं, अपनी सोसाइटियां बना के रहते हैं, उनको स्टडी करना, जानदारों के सोशल बिहेवियर को स्टडी करना, वो है सोशियो बायोलॉजी। उसके बाद आ जाता है हमारा पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स को स्टडी किया जाता है। पैरासाइट क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो के रहने के लिए भी और खुराक के लिए भी जगह दूसरे जानदारों से लेते हैं, जगह भी लेते हैं, खुराक भी लेते हैं और बदले में नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि इसकी सिंपल मिसाल एक जोंक है, ठीक है ना, वो खुराक भी लेगी, जगह तो नहीं लेगी, वो पैरासाइट्स के आगे मजीद कैटेगरीज में आ जाती हैं, लेकिन वो बदले में क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, इन्फेक्शन कर देती है। फिर जैसे ये लीचीज होती हैं, ये जुएं वगैरह, ठीक है, ये आपके इंसानों के, जानवरों के सरों में, उनके बालों में रहती भी हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, खुराक भी ले रही हैं। तो ये पैरासाइटोलॉजी, इन सारे पैरासाइट्स को स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, अब इंसान के अंदर हजारों लाखों मेटाबॉलिज्म्स एक टाइम में हो रहे हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे हैं। अब हमने क्या किया कि
जानदारों से ही अल्लाह ताला ने हर एक चीज में पैदा किया, उसमें कोई ना कोई हिकमत है, ठीक है। इतने जहरीले जहरीले जानदार दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उसको इंसान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको इंसान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इंसुलिन हम बना रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से बना रहे हैं। तो जानदारों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। हमने बेसिकली जानदारों को उनके अंदर एडवांसमेंट्स करके, माहौल के मुताबिक उनमें चेंजिंग्स करके, अपने मुताबिक उनको चेंज किया, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो ये जो टेक्निक है जो कि वर्ल्ड में भी न्यू मुतारफ हुई है और इस पर काम भी चल रहा है काफी ज्यादा, तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। इसके बाद हमारी कैटेगरी आ जाती है मेन इम्यूनोलॉजी। इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, हर एक के अंदर एक मुदाफियती निज़ाम होता है, हिफाजती निज़ाम होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मुख्तलिफ जो है वो कह लें कि बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेंस के खिलाफ इम्यूनिटी क्रिएट करता है। तो उस इम्यून सिस्टम को स्टडी करना, जानदारों के इम्यून सिस्टम को जो है ना स्टडी करना, वो क्या है, इम्यूनोलॉजी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है एंटोमोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो ओवरऑल हमने जैसे कि पढ़ा था इधर माइक्रोबायोलॉजी, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। तो एंटोमोलॉजी क्या है, हशरातुल अर्ज़, जमीन पर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उन सबको स्टडी करना, वो क्या है, एंटोमोलॉजी। फिर लास्ट पे आता है फार्माकोलॉजी। इंसान, जानवर, हैवान, कोई भी जानदार है ना, वो सिस्टम क्रिएट कर रहा है, वो जिंदा रह रहा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई डिसएबनॉर्मलिटी भी आ जाती है, उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर भी आ जाता है, ठीक है, उसको कोई बीमारी लग जाती है। तो फार्माकोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम मेडिसिन को तैयार करना वगैरह, मेडिसिन को स्टडी करते हैं। आप सबको तो फार्माकोलॉजी, फिर फार्मेसी आपका वर्ड, तो ये जो है दवाइयाँ तैयार करना, दवाइयों पर स्टडी करना, सारा कुछ फार्माकोलॉजी आ जाता है, ठीक है। तो ये थी बायोलॉजी की ब्रांचेस जिसको हमने आज स्टडी किया। थैंक यू।